सचिन कुमार है और मैं आप लोगों को इंडियन जियोग्राफी बिल्कुल डिटेल के साथ में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग हमारे साथ लगातार सहयोग बनाए रखिए और इंडियन जियोग्राफी को हम डिटेल से एकदम एक एक टॉपिक को कंप्लीटली बिल्कुल पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन जियोग्राफी का जो सबसे बेसिक चैप्टर है वो है भारत का भौगोलिक स्वरूप। उसको क्या बोलते हैं? भारत का भौगोलिक स्वरूप या फिर भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, एक हम लोग फैक्ट पढ़ते हैं कि भारत को उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत को उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध का देश। ठीक है, अब यहां पर आप लोग समझेंगे कि भारत को उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध का देश आखिर क्यों कहा जाता है। देखिए, जो इंडिया है अपना, वहां पर आप लोग देखेंगे तो कुछ देशांतर रेखाएं मिलेंगी। वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो कुछ देशांतर रेखाएं मिलेंगी और कुछ अक्षांश रेखाएं मिलेंगी। इस तरह से जो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये थोड़ी ऐसी तिरछी होंगी। ठीक है, एकदम सीधी नहीं होंगी, ऐसे यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से ये आपको इस तरह से ये आपको अक्षांश रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, देखिए अक्षांश रेखाओं के हिसाब से, अक्षांश रेखाओं के हिसाब से यदि हम देखेंगे वर्ल्ड मैप में, कल आप लोग मैप लेकर जरूर आइएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में यदि हम अक्षांश रेखाओं के हिसाब से इंडिया की स्थिति देखेंगे तो वो उत्तर की ओर होगी। देखिए, जब आप लोग जैसे रीजनिंग पढ़ते हैं तो यहाँ पर कितने पार्ट होते हैं। मान लीजिए कि ये अक्षांश देशांतर रेखा है और ये क्या है? ये अक्षांश रेखा है। तो इंडिया की स्थिति एक्चुअली यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया है। देखिए, देशांतर रेखा के हिसाब से इंडिया किस दिशा में है? पूर्व में या फिर पश्चिम में? पूर्व में है ना। और अक्षांश रेखाओं के हिसाब से इंडिया कहाँ पर है? उत्तर में है। ठीक है, इसीलिए इंडिया को कहा जाता है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध का देश। ठीक है, कंप्लीट। अब देखिए, एक और फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है एग्जाम में और देशांतरीय विस्तार भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? अक्षांशीय विस्तार यदि हम मैप में देखेंगे तो जैसे इंडिया की ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे 0। ठीक है, इसको बोलेंगे 0 और ये भी होती है विषुवत रेखा 0। ठीक है, तो इंडिया की स्थिति जो अक्षांश रेखाओं के हिसाब से, मतलब इंडिया कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक खत्म होता है, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक। ठीक है, तो इंडिया की स्थिति आप लोग मैप में देखेंगे जब गौर से, तो वहाँ पर कुछ साइड में ये पॉइंट बने रहते हैं। 0 के बाद 15 डिग्री अक्षांश, फिर 30 डिग्री अक्षांश। यहाँ पर 15 के बाद 30 इसलिए आ रहा है क्योंकि हर तो नहीं, हर का 15 के बाद 16, 17 इस तरह से तो लिख नहीं सकते, इसलिए 15 के बाद जैसे घड़ी में 1 के बाद 2 आता है, उसके बीच में 5 पॉइंट रहते हैं ना। ठीक है, तो इसी तरह से तो इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से, क्योंकि इंडिया अक्षांश रेखा के हिसाब से उत्तर में है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से। उत्तरी क्यों बोला है? क्योंकि अक्षांश रेखा के हिसाब से इंडिया उत्तर में है, एकदम है ना, ऊपर। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट ये है उत्तरी तक। उत्तरी से उत्तरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट ये भी उत्तर में आता है और 37 डिग्री 6 मिनट ये भी उत्तर में आता है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक, ये है इंडिया का अक्षांशीय विस्तार। अब एग्जाम में पूछा जाए तो आपको यही बताना है। ठीक है, और ये मिनट, इसको बोलते हैं मिनट। ठीक है, ये जो ऐसा डैश लगा रहता है ऊपर। ठीक है, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक। ठीक है, ये 37 के बाद यानी कि 6 मिनट 37.5 है ना, तो ये होता है। अब इसी तरह से देशांतरीय विस्तार भी होता है।
देशांतरीय विस्तार। देखिए इंडिया का देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो देखिए ये है देशांतर रेखाएं। अब जब आप मैप खोल के जरूर देखिएगा घर में, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे समझ में शायद कम आ रहा होगा आपके। जब आप मैप में देखेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा पूरा। ये है देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? कितनी है? 360। ठीक है, देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 181। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाएं जो इस तरह से खींची गई हैं और जो ऊपर से नीचे की ओर हैं इनको बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, ये 360 हैं और इनकी संख्या 181 है। इतना आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में यहाँ 0 है तो यहाँ के बाद इस तरफ भी संख्याएं शुरू होंगी और इस तरफ भी। तो इंडिया पूरब में है ना, ठीक है, तो इस तरफ 0 के बाद 15, 20, 15, 30, 45, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो इंडिया जहाँ से शुरू होता है गुजरात, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात ही है ना। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? नहीं, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में कौन सा स्टेट है? गुजरात राज्य। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होगा इसका विस्तार, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अब इतना छोटे में तो इंडिया का मैप बना नहीं सकते, इसलिए ऐसा गोला बना दिया। ठीक है, तो इसको आप लोग इंडिया ही समझिए। तो इसका विस्तार यहाँ से शुरू होगा तो ये है लगभग 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट। ये पूर्वी से बोलेंगे इसको हम लोग। पूर्वी से क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं पूर्वी से? क्योंकि देशांतर रेखाओं के हिसाब से भारत पूर्व में है। इसको उत्तरी से क्यों बोला था हमने? क्योंकि अक्षांश रेखाओं के हिसाब से भारत कहाँ पर है? उत्तर में है, इसलिए इसको उत्तर से उत्तर। और इसमें बोलेंगे पूर्वी से कितने पूर्वी तक? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। ठीक है, अब बताइए इसमें कहीं दिक्कत है जी? आपको आ गया समझ में? ठीक है, तो ये है भारत का देशांतरीय विस्तार। अब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं, इनको याद आपको रखना है और प्लस में ये भी नहीं भूलना है कि ये कैसे इतना होता है। ठीक है, अब मैप में आपको इनका महत्व पता होना चाहिए जो साइड में लिखे रहते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया कंप्लीट। अब देखिए भारत को यदि देशांतर रेखाओं के हिसाब से देखें तो मैंने अभी आपको देशांतरीय विस्तार कितना बताया था? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक, यही बताया था ना। तो अच्छा ये बताइए कि इनके बीच में कितने का अंतर है? दोनों के बीच में 68 और 97 के बीच में कितना अंतर है? यदि ये देखिए 25 मिनट है ना, तो लगभग 97.5 है और ये 68.5। ठीक है, तो इसको देखिए, ये एक्चुअली यहाँ पर 30 देशांतर रेखाओं का बीच में अंतर है। 30 देशांतर रेखाओं का। ठीक है, 68 और 97 के बीच में लगभग 30 देशांतर रेखाओं का अंतर है। ठीक है, और पृथ्वी आप लोगों को पता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, तो पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का। पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब बताइए भारत के पश्चिमी छोर एवं पूर्वी छोर। पश्चिमी छोर यहाँ से शुरू होता है और पूर्वी छोर यहाँ पर जाके खत्म होता है। आप लोग ऐसा कीजिए कि मैप में जरूर इसको देखिए, क्योंकि अभी मुझे लग रहा कि शायद आपको कम समझ में आ रहा हो। आ तो रहा है ना समझ में? थोड़ी थोड़ी जितना भी आ रहा, मैप में देखेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है
भारत के दोनों सिरों के मध्य यानी कि पश्चिमी सिरे और पूर्वी सिरे दोनों सिरों के मध्य कितने देशांतर रेखाओं का अंतर है? 30 देशांतर रेखाओं का अंतर। और पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 देशांतर पार करने में कितने मिनट का समय लगेगा? मिनट वही घड़ी वाला मिनट, 120 मिनट। 120 मिनट 120 मतलब 2 घंटे, यही होता ना। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। और इसीलिए भारत के पश्चिमी छोर जो कि गुजरात में है और पूर्वी छोर जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, दोनों के समय में 2 घंटे समय का अंतर है। यानी कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 10 बज रहे होंगे तो गुजरात में सुबह के कितने बज रहे होंगे? 8। ठीक है। यदि अभी जैसे वर्तमान अभी कितना टाइम है, मान लीजिए कि 9 है। ठीक है। यदि अभी अरुणाचल प्रदेश में 9 है, मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में 9 है, तो गुजरात में कितना होगा? 7। गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटा पीछे रहता है। क्यों 2 घंटा पीछे रहता है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित हैं। यानी कि एक सबसे पश्चिम में है गुजरात और एक सबसे पूर्व में है, तो दोनों के बीच में 2 घंटे समय का अंतर है। 2 घंटे समय का अंतर है। इसका मतलब गुजरात में समय पीछे रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में समय आगे रहेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? जापान राज्य नहीं है अपना, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले किस राज्य में उगता है सूर्य? अरुणाचल प्रदेश में। क्यों उगता है? क्योंकि वो सबसे पूर्व में स्थित है। ठीक है। कोई भी देश हो, ये तो हम राज्य की बात कर रहे हैं, कोई भी देश हो, यदि वो पूर्व में, जितना ही ज्यादा पूर्व में होगा वहां का समय उतना ही ज्यादा आगे होगा, वहां पर सूर्य सबसे पहले उगेगा। आपने जापान बताया ना, मैप में देखेंगे तो जापान आपको सबसे पूर्व में मिलेगा। ठीक है। इसीलिए जापान में सबसे पहले सूर्य उगता है। ठीक है। यदि जैसे ब्रिटेन है, मान लीजिए, ब्रिटेन को लंदन बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो लंदन का समय भारत के समय से आगे होगा या पीछे होगा? पीछे होगा। क्यों पीछे होगा? क्योंकि भारत के पश्चिम में स्थित है। यानी कि चाहे जो भी राज्य हो, चाहे जो भी देश हो, यदि वो पश्चिम में स्थित होगा तो वह पूर्वी देश या पूर्वी राज्य की अपेक्षा कम समय रखेगा, वहां पर सूर्य लेट उगेगा। ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो इसीलिए यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। ठीक है। तो अब देखिए, अब आप लोग बताइए कि जैसे मान लीजिए कि नेशनल ट्रेन चलती हैं, नेशनल फ्लाइट चलती हैं, कोई ट्रेन चलती है अरुणाचल प्रदेश से आती है, शायद वो मध्य प्रदेश तक आती हो या बिहार तक आती हो। ठीक है। तो वहाँ के समय में और यहाँ के समय में इतना ज़्यादा अंतर हो जाएगा तो किसी की तो ट्रेन छूट जाएगी, किसी की फ्लाइट छूट जाएगी, है ना, क्योंकि वो अपने समय से वहाँ से चलेगा लेकिन यहाँ समय 2 घंटा पीछे है ना। तो इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया कि पूरे भारत में एक समय लागू करने के लिए कि न तो भैया गुजरात वालों का समय माना जाएगा, न तो अरुणाचल प्रदेश वालों का समय माना जाएगा। समय किनका माना जाएगा? मध्य का समय माना जाएगा। ठीक है। मध्य का समय, यानी कि मानक समय रेखा, मानक समय रेखा निर्धारित की भारत सरकार ने। ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे, मानक समय रेखा जो है वो कहां से, ये एग्जाम में पूछा गया था कि मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस स्थान से गुजरती है? तो उसमें एक स्थान था इलाहाबाद का नैनी। अब इलाहाबाद का नैनी, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि देखिए ये 30 देशांतर रेखाओं का अंतर है दोनों के बीच में। ठीक है। तो मानक समय रेखा मध्य का माना जाएगा, मतलब कि 30 का आधा कितना होता है? 15। तो इसमें 15 जोड़ दो और इसमें 15 घटा दो तो बीच का समय निकल आएगा। ठीक है। तो इसमें 15 घटाएंगे तो कितना आएगा और इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? इसमें 85 हो जाएगा। 15 जोड़ते हैं, 85 कहाँ हो रहा है? 83 हो रहा है। हाँ देखिए, यदि ये मिनट सब करके करें तो लगभग 82.5 आता है। ठीक है। कितना आएगा? 82 डिग्री 5 मिनट, इसको 82.5 बोलते हैं। ठीक है। तो ये है भारत की मानक समय रेखा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है? तो मैप में आप लोग देखना 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, मतलब 82 देखना, उसके बाद 5 और बढ़ा देना,
बीच के, ठीक है। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको एक्चुअली फैक्ट नहीं पढ़ना है, आपको फैक्ट के पीछे मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं है ना। तो चलिए देखिए, ये है 82.5 डिग्री मानक देशांतर रेखा से ये भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। अब यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि यह मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री देशांतर कहलाती है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोग को मैप में सीधे देखना है, इंडिया के मैप में। इंडिया के मैप में देखेंगे कि जो 82.5 वाली देशांतर है वो ऐसे नीचे आएगी, लाइन तो खींची रहती है ना, तो वो कितने राज्यों को काट के निकल जाती है, ठीक है। तो कितने राज्यों को काट के निकलती है वो, सबसे पहले जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो सबसे पहले यूपी को काटेगी, ठीक है। किसको काटेगी, यूपी को। और दूसरे नंबर पर एमपी को, यूपी को, एमपी को, और उसके बाद छत्तीसगढ़ को, ठीक है, छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में उड़ीसा को, और उड़ीसा के दक्षिण में आंध्र प्रदेश को, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और 5 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं, इनके नाम याद कर लीजिए कि क्योंकि ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से भारत की मानक समय रेखा होकर नहीं निकलती है। तो इनमें से किसी एक ऐसे राज्य का नाम दिया होगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश दे देगा, गुजरात दे देंगे, ठीक है, और इसके अलावा राजस्थान, ठीक है, बिहार, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से नहीं निकलती। तो अगर आपको ये वाले पता होंगे तो एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ गया, कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे दिशा अक्षांश रेखा के बारे में। जो प्रमुख अक्षांश रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 7 8, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई सूत्र नहीं बताऊंगा कि 8 राज्यों को नाम याद करने की ये ऐसे ऐसे ट्रक याद कर लो, क्योंकि ट्रक से पढ़ाना मेरी एक्चुअली आदत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रक तो बाद में भूल सकती है, ट्रक भूल जाएगा तो फिर ये तो फिर वैसे ही चला जाएगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो 8 राज्य हैं उनको मैप में देखना है। कोई भी टीचर आपको याद नहीं करा सकता ये, जब तक आप खुद मैप में नहीं देखेंगे, चाहे आप जितना ट्रक याद करते रहें, कुछ भी याद कर लें, ठीक है ना। तो इसको मैप में जरूर देखना है, मैं यहाँ तो आपको बताऊंगा ही, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पश्चिम में देखेंगे तो गुजरात है, ठीक है, गुजरात, गुजरात से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है कि नहीं गुजरती है, ठीक है। इसके बाद गुजरात के पश्चिम से पूर्व की ओर मैं क्रम बता रहा हूँ आपको, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे क्रम भी पूछ लिया जाता है। जैसे आप लोग शायद कोई MPPSC के एग्जाम देने वाला है का, नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये तो कॉमन टॉपिक है तो सब में पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए, गुजरात से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात की यदि पूर्व में आप लोग देखेंगे तो राजस्थान है, ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान से कर्क रेखा होकर गुजरती है। उसके बाद मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश के बाद आएगा आपका छत्तीसगढ़, यहाँ से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड यहाँ से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। झारखंड के बाद आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो यहाँ से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये मैप में आप लोगों को बिल्कुल ऐसी पश्चिम से पूर्व की ओर इसी क्रम में मिल जाएंगे,
ठीक है। और कल से आप लोग रेगुलर है ना आप, तो मैप लेकर आइएगा, ठीक है। भारत का जो क्या है मैप में, आपका मैप ही है कि वो एटलस है, एटलस होगा तो उसमें सब है ना, ठीक है। जो भी हो मैप, इंडिया का मैप हो, जो भी हो ले आना कुल मिला के, ठीक है। तो ये हैं कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर है ना। और गुजरात का एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद, ठीक है। तो ये दोनों यहां पर लिख देंगे, गांधीनगर और अहमदाबाद, ठीक है। तो ये दोनों गुजरात कर्क रेखा के नज़दीक ही स्थित हैं। जैसे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, तो गांधीनगर और अहमदाबाद, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके नज़दीक स्थित हैं, बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे। राजस्थान से गुजरती है, यहाँ पर कोई नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है जो, वो भी कर्क रेखा पर ही स्थित है। मतलब भोपाल में आप जाएंगे तो वहाँ पर वो लिखा हुआ है, एक जगह बोर्ड लगा है कर्क रेखा क्षेत्र, ठीक है। तो भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वो कर्क रेखा पर ही स्थित है ना। और ये रेखाएं ऐसी नहीं कि आपको दिखाई दी जाए कि अरे वो जा रही कर्क रेखा, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इनको मान लिया गया है। ऐसी कोई रेखा तो खिंची नहीं है कि आप लोग देखेंगे अरे वो है कर्क रेखा, वो जा रही है ऐसे काटती हुई राज्यों को, ठीक है। ऐसी दिखाई नहीं देती हैं ये रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसी तरह से देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ हो गया। झारखंड की राजधानी जो रांची है वो भी कर्क रेखा पर ही स्थित है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको एज इट इज याद रखना है, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि भारत के दक्षिण में जब आप लोग देखेंगे, एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक 50 से 60% लगभग मैपिंग का टॉपिक है। इसमें फैक्ट कम पढ़ना है और फैक्ट को पढ़ के मैप ज़्यादा देखना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको ये बताया कर्क रेखा वाले क्षेत्र, तो यहाँ पर भी मैप देखना है, ठीक है। ये गोलार्ध वाला अक्षांशी विस्तार, देशांतरी विस्तार बताया, तो यहाँ पर भी आपको मैप देखना है, ठीक है। तो मैपिंग का ज़्यादा और जियोग्राफी पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि मैप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। 1 महीने बाद आप लोग देखेंगे कि आपको जियोग्राफी में मैप के थ्रू इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप लोग फिर जियोग्राफी भूल नहीं सकते कभी, ठीक है। तो मैप के थ्रू यदि पढ़ेंगे, अगर ऐसे ही याद करेंगे हवा में, तो फिर वो धीरे धीरे भूल जाएगा, याद तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे भारत के हम लोग दक्षिण में देखेंगे तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो भारत की तटीय सीमा बनाने वाले, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है एक्चुअली, वो है 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा का मतलब जो राज्य समुद्र से सीमा बनाते हैं। जैसे ऊपर देखेंगे तो समुद्र नहीं है, इतना तो मोटा माटी पता होगा आपको कि ऊपर की ओर समुद्र नहीं है, नीचे की ओर समुद्र हैं। तो जो समुद्र हैं तो समुद्र से कुछ राज्य तो लगे हुए हैं, तो वो लंबाई कितनी है, वो है 6100 किलोमीटर। इस तरह से ये यहाँ तक ये है 6100 किलोमीटर। अब आप लोग मैप में देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कुछ द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। तो अंडमान निकोबार अगर इनको भी शामिल कर लिया जाए तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई, क्योंकि इनकी भी तो कुछ लंबाई होगी, ठीक है। तो द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर ये है। और केवल भारत की जो मुख्य भूमि है इसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर। और अब ऊपर की तरफ यदि आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसकी लंबाई कितनी है, जो स्थलीय सीमा बनाते हैं राज्य, उनकी टोटल लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, उनकी लंबाई है 15200 किलोमीटर। यानी कि स्थलीय सीमा की लंबाई ज़्यादा है और तटीय सीमा की लंबाई कम है। तटीय सीमा में 2 आपको याद रखना है, ठीक है। द्वीपों सहित भी द्वीपों को शामिल करती है, क्योंकि ये भी जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है, ये भी भारत का ही हिस्सा है, लक्षद्वीप भी भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। तो इनको आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए ये जो तटीय सीमा बनाते हैं राज्य, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये पश्चिम में है ना, ये पश्चिम में है और ये पूर्व में है, तो इसको बोलेंगे पश्चिमी तट और इसको बोलेंगे
पूर्वी तट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ठीक है। तो पश्चिमी तट में कितने राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? जब मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो गुजरात मिलेगा नंबर 1, गुजरात। गुजरात के दक्षिण में आप आएंगे तो आपको नंबर 2 पर महाराष्ट्र मिलेगा, ठीक है। महाराष्ट्र के यहाँ पर आपको गोवा मिल जाएगा, ठीक है। और गोवा के इसी साथ साथ से यहाँ पर आपको कर्नाटक मिल जाएगा चौथा, ठीक है। और कर्नाटक यहाँ पर आपको 5वां केरल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए पश्चिमी तट। पश्चिमी तट के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है। तो ये 5 राज्य, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कितने राज्य भारत के साथ भारत के पश्चिमी तट के साथ में सीमा बनाते हैं? तो 5 राज्य, ठीक है। और 4 राज्य यहाँ पर क्या है? तमिलनाडु एक, ये पूर्वी तट हो गया, ठीक है। तमिलनाडु के उत्तर में यहाँ पर देखेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के उत्तर में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको उड़ीसा मिलेगा। तो तीसरा हो गया उड़ीसा, ये भी पूर्वी तट के साथ में सीमा बनाने वाला राज्य उड़ीसा, ठीक है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल चौथा। तो पूर्वी तट के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4 राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य भारत के साथ पूर्वी तट की सीमा बनाते हैं और 5 राज्य पश्चिमी तट की सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अब ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कितने राज्य भारत के साथ तटीय सीमा बनाते हैं? भारत के साथ कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? तो अगर टोटल पूछ लिया जाए तो आपको दोनों तरफ के बता देना है कि इस साइड पश्चिमी तट में 5 और पूर्वी तट में 4 है। तो 5 4 9 राज्य भारत के साथ में तटीय सीमा बनाते हैं। और यदि अलग अलग पूछ लिया जाए तो दोनों का अलग अलग बता देना है। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर, ठीक है। कंफर्म। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमने दक्षिण की ओर पढ़ा है कि जैसे तटीय सीमा के बनाने वाले राज्यों के नाम, उसी तरह से स्थलीय सीमा के साथ क्या बनाते हैं? यहाँ पर तो ऊपर समुद्र है नहीं है, देखिए, है ना। तो वहाँ पर पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कितने देश भारत के साथ में स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो यदि देश पूछा जाए तो स्थलीय सीमा बनाने वाले देश का मतलब सीधा सा होता है कि आपको अपने पड़ोसी देशों के नाम बताना है। तो पड़ोसी देश कितने हैं? कितने हैं? 7 हैं, हाँ 7 ही हैं, ठीक है। 7 पड़ोसी देश हैं और यही पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ में स्थल के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्थलीय सीमा बनाने वाले देश, ठीक है। तो गुजरात से देखिए सबसे पहले है पाकिस्तान, ठीक है। क्या है? पाकिस्तान। और दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तीसरा कौन सा है? क्या? चाइना। चीन। चीन। नेपाल। भूटान। बांग्लादेश। हो गए 7, ठीक है। तो ये है 7 भारत के पड़ोसी देश। अब एग्जाम में ये तो पूछा नहीं जाएगा इतना सा सिंपल कि अपने पड़ोसी देशों के नाम बताइए। ये तो ऐसा ही होगा कि आप अपना नाम बताइए, उसमें भी ऑप्शन दे दिए, है ना। तो ये अब नहीं पूछे जाते ऐसे वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों के नाम। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं भारत के? हाँ, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर 3, पंजाब और भी हैं, 4 ही हैं बस, ठीक है। तो 4 राज्य हैं ये पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। और इसी तरह से अफगानिस्तान का भी आपको मैप में देखना है कि अफगानिस्तान के साथ में सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों के नाम, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? ओनली
जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसी तरह से आपको चाइना का बताना है, चाइना के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, ये आपको ऐसे याद नहीं हो सकता। जिसको याद है तो ठीक है, जिसको याद नहीं है तो उसको मैप के थ्रू ही याद हो सकता है ना, क्योंकि जब तक मैप नहीं आएगा तो ऐसे बताने से कोई मतलब नहीं है, यदि फिर बाद में भूल जाएगा, है ना। ठीक है, तो मैप से आप जरूर इनको देखिए, या फिर आप लिख लीजिएगा कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, हेडिंग डाल ली ये वाली, फिर राज्यों के नाम। इसी तरह से फिर अफगानिस्तान के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य, फिर चीन के साथ में सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, फिर नेपाल के साथ में सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, ठीक है, और फिर भूटान के साथ में, सबका लिख लेना है इसी तरह से। जैसे चाइना की यदि हम देखें तो चीन के साथ में देखिए जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है, उत्तराखंड सीमा बनाता है चीन के साथ में, ठीक है। इसके बाद में फिर यूपी नहीं बनाता है, ठीक है, क्योंकि यूपी के उत्तर में क्या है, नेपाल है, ठीक है, तो यूपी नहीं बनाता है। फिर यहाँ पर बिहार भी नहीं बनाता है, ठीक है। बिहार के बाद फिर सिक्किम बनाता है और अरुणाचल प्रदेश बनाता है, असम भी नहीं बनाता है, ठीक है। तो कितने हो गए, 5 राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 राज्य हैं जो चाइना के साथ में सीमा बनाते हैं। और नेपाल के साथ में सीमा कौन कौन से बनाते हैं, हाँ, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है वो 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। कौन कौन से, एक तो पश्चिम बंगाल पूरा घेरे हुए है बांग्लादेश को, तो एक तो बांग्लादेश हो गया, नेपाल से भी सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल, और भूटान से भी सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल, केवल चीन से नहीं बनाता है पश्चिम बंगाल सीमा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है वो 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। इसी तरह से जो सिक्किम है, सिक्किम भारत का राज्य है ना, जो सिक्किम है वो भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। कौन कौन से देश के साथ में सीमा बनाता है, एक तो नेपाल के साथ में बनाता है, एक तो भूटान के साथ में बनाता है, और सिक्किम चाइना के साथ में उत्तर में सीमा बनाता है, ठीक है। तो भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, सिक्किम 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, और इसी तरह से जम्मू कश्मीर भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर कौन कौन से 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आया समझ में, चलिए। अच्छा, अब आप लोग बताइए भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 हैं, 8 हैं, अच्छा 9 हो गए हैं, 9 हैं। देखिए यदि वर्तमान में देखा जाए तो कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। कैसे 8 है, देखिए 8 के नाम अपन लोग लिखते हैं। देखिए चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है, एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, पुडुचेरी, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 5 हो गए। अब इसके बाद देखिए लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ऊपर क्या है उत्तर में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर कितने हो रहे थे टोटल, अभी 9 हैं, पूरे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, पहले थे 7, क्योंकि ये नहीं था, ये 2 नहीं थे, ठीक है। तो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 बढ़ गए तो 7 2 9 हो गए। अब क्या हुआ है, इनके बाद की घटना है ये, इनको दोनों को मिलाकर 1 कर दिया गया है। तो अब कितने हो गए, 8। तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8, ठीक है। तो अब यहाँ पर 8 रखेंगे। और राज्यों की
नाम कुछ नहीं चेंज किया है, दोनों को एक ही मिला दिया है, एक ही बना दिया, ठीक है, दादर एवं नागर हवेली, इसको इसके साथ में मिला दिया है। तो अब दादर एवं नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर अब 8 केंद्र शासित प्रदेश, राज्य कितने हैं वर्तमान में? 28। अच्छा ये बताइए सबसे नवीन राज्य कौन सा है? तेलंगाना। कब बना था? 2014 में। इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये हो गए अपने केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पर हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे, वो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के राज्यों को किस तरह से डिवाइड किया गया है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान। दूसरे नंबर पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर कौन सा है? यूपी। अब 4 से 5वां तो पूछ नहीं सकता एग्जामिनर, ठीक है, 4 ही तक काफ़ी है ना। अब इसी तरह से इस क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य से शायद पूछ लिया जाए तो कौन सा है? गोवा, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको मतलब आना ही चाहिए आपको, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, और ये सबसे छोटा क्षेत्रफल में देखेंगे तो वो आपका होगा गोवा, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब इस टॉपिक को हम लोग आज यहीं तक, अब यहाँ तक यदि कोई दिक्कत हो तो बताइए आप इसमें। अब आपको क्या करना है, कल आपको मैप लेकर आना है, ठीक है, यदि जियोग्राफी को ठीक ढंग से समझना है तो, ठीक है, मैप, क्योंकि मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना यहाँ पर ये रहेगा, और नेक्स्ट टॉपिक इसी का जो यदि आपको लिखना है तो कल इसको लिखवा भी देंगे, ठीक है। तो ये क्लास यहीं तक रहेगी आपकी। धन्यवाद।